शुरू करते हैं। आज हमारा जो है MCQ 56 ऑनवर्ड हम आज जाएंगे। तो ये जो बेसिकली लीगल एप्टीट्यूड है, जिसमें लीगल मैक्सिमम्स हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने लीगल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया और लीगल रीजनिंग को पढ़ा। इसी के मुताबिक जो है ये MCQs अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पास्ट जितने भी हमारे 10-15 साल से जो पेपर्स आए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहाँ से मैंने इनको फ्रेम करके आपके सामने लाया है, ताकि आपको एक एक्सरसाइज हो जाए और प्रिपरेशन हो जाए और कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगी। लाइक एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज, जो हम माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं वो क्या होता है? वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, पुनिशेबल अंडर लॉ होता है या वैलिड होता है? तो ये होता है वॉइड, क्योंकि वो पहले से ही वॉइड है। दैट मीन्स अगर एक 18 साल का है और दूसरा 16 साल का है, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो कानून इसको पहले ही इलीगल या वॉइड मानता है। 57, ए मीट्स बीट एंड हिज चाइल्ड इन ए जंगल। ए मिलता है बी से और उसका बच्चा साथ होता है। ए टेक्स द चाइल्ड एंड थ्रेटन्स टू किल हिम अनलेस बी डिलीवर्स हिज पर्स। ए हैज कमिटेड, यानी एक बंदा है जिसने दूसरे बंदे को पकड़ा, उसके पास बच्चा था और उसको फिर उसने कहा कि मैं आपके बच्चे को मार दूंगा अगर आप अपना पर्स मुझे नहीं दोगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं लॉ की टर्मिनोलॉजी में? एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती। एक्सटॉर्शन। हाँ, इसको हम बोलते हैं एक्सटॉर्शन, क्योंकि इसने इसके बच्चे को जो है किडनैप किया है और उसको धमकी दी है मारने की, तो ये एक्सटॉर्शन आता है। द डिसीजन रेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है, जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो किसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, यानी किसको नहीं मानना है? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, ऑन एनी कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो हाई कोर्ट को वो मानना पड़ता है, लोअर कोर्ट को भी मानना पड़ता है, ऑन एनी कोर्ट या किसी भी कोर्ट को मानना होता है। लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को जो है रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही डायरेक्शन देगा, तो उसमें उनको बराबर इक्वल राइट्स होते हैं। अच्छा, व्हेन अ मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली कंसेंट टू ए डिवोर्स इट इज नोन एज। जब मुसलमान मर्द और औरत, हाँ, जब हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअली जो है ये कंसेंट देंगे कि हमें डिवोर्स करना है, दोनों राजी होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? मुबर्रत। तलाक होता है जब हस्बैंड वाइफ को बोलेगा कि हाँ मुझे आपकी जरूरत नहीं है। खुला क्या मतलब क्या होता है? जब वाइफ हस्बैंड जब वाइफ बोलेगी, जब वाइफ ही जाएगी काजी के पास या कोर्ट के अंदर या कहीं पर और कहेगी मुझे आज़ादी चाहिए, उसको खुला बोलते हैं। लेकिन जब दोनों की कंसेंट होती है, दोनों उसमें राजी होते हैं कि हमें इस रिश्ते को तोड़ना है, तो उसको बोलते हैं मुबारत। नंबर 60, एफिडेविट मीन्स। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? एन एप्लीकेशन सबमिटेड इन अ कोर्ट, ए स्टेटमेंट इन राइटिंग मेड अंडर ओथ बिफोर एन ओथ कमिश्नर्ड, a bond attested by a court, none of the above. made under oath before. यानी नहीं, a statement in writing made under oath before an oath commission, यानी जब आपको कोई ओथ लेना होता है उससे पहले जो आप स्टेटमेंट देते हैं उसको एफिडेविट बोलते हैं। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? जेनोसाइड, मास किलिंग ऑफ पीपल ऑफ ए रेस, एथनिक ग्रुप, किलिंग ऑफ ए चिल्ड्रन, एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल जीनस, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए, मास किलिंग ऑफ द पीपल ऑफ रेस एंड एथनिक ग्रुप। जब ज्यादा तादाद में एक ही कम्युनिटी या एक ही ग्रुप को मारा जाए, जो फलस्तीन के अंदर इसराइल कर रहा, उसको जिनोसाइड बोलते हैं। ए लॉयर अपॉइंटेड बाय कोर्ट टू रिप्रेजेंट ए पुअर लिटिगेंट इज, ये तो कल ही पढ़ा था, एमिकस क्यूरी बोलते हैं उसको। If a witness makes a statement in court knowing it to be a false, he commits the offense of। अगर कोई विटनेस, पहले सुनो, अगर कोई विटनेस कोर्ट के अंदर कोई स्टेटमेंट देता है और वो जानता है कि वो गलत है, यानी झूठ बोल रहा है, उसने कौन सा ऑफेंस किया? पर्लस, फॉल्स एविडेंस, परजुरी, परमानेंट एविडेंस। उसने किया परजुरी, उसको परजुरी बोलते हैं। Accession of गवा, दामन एंड ड्यू was brought into constitution by। ये जो दामन ड्यू है, ये जो है किस कहां पर ये जो है ऐड किया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू?
The 12th. 5th अमेंडमेंट यानी 12th अमेंडमेंट जो है डी। द अर्ली रिलीज ऑफ ए प्रिजनर इज कॉल्ड, Bail. अर्ली रिलीज ऑफ ए प्रिजनर इज कॉल्ड है, यानी जो अर्ली रिलीज ऑफ होता है उसको क्या बोलते हैं? फिर से सोचो। Bail. नहीं, ये रिलीज है, वो होता है बेल, होता है टेम्पररी, इसको बोलते हैं पेरोल, है ना, पेरोल पे छोड़ते हैं Payroll ना। की तो temporary release ही होती है ना। नहीं नहीं, पेरोल दूसरी चीज होती है, बेल होता है। पेरोल से पर पेरोल तो गुड मॉरल कंडक्ट पे होता है ना, इस पे तो मेंशन ही नहीं किया है क्वेश्चन में। जब लाइक किसी का घर पे कोई बीमार हो या किसी की डेथ वगैरह हुई हो, हाँ। तब जजेस देते हैं पेरोल किसी को हाँ। गुड बिहेवियर बेसिस पे। हाँ, वो वही। कहाँ रिलीज है? अर्ली रिलीज होता है ना वो, यानी लेकिन बेल भी देखिए बेल में क्या होता है, बेल होती है कि टेम्पररी आपको रिलीज किया है और फिर आपको वापस बुलाया जाएगा, लेकिन पेरोल होता है कि जब आपके घर में कोई डेथ हुई है या आपके कंडक्ट को देखकर, तो उसमें भी आपको सजा माफ हो सकती है। आया आपको समझ? यस सर। 66. Which one of the following schedule of the Indian Constitution has been brought under judicial review by the Supreme Court in 2007? 2007 में किस शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू किया गया? 7th शेड्यूल। नहीं, यह है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल सर, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह। 9th शेड्यूल। ओके। 67. Which one of the following is not a fundamental right in Indian Constitution? Pollution free environment, right to primary education, right to expression, right to property. नहीं, ये इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, वो तो राइट टू प्रॉपर्टी है। हाँ, ये देखो यहाँ कंफ्यूज आपको किया है, क्योंकि डायरेक्टली पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, वो तो राइट टू एजुकेशन में आता है। राइट टू एक्सप्रेशन यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो यहाँ क्लियरली है राइट टू प्रॉपर्टी। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, 8th शेड्यूल में क्या दिखाया गया है? हाँ, वेरी गुड। 69 डी पार्ट, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद, जो प्रेसिडेंट है वो जजेस को कंसल्ट करता है और किसके साथ वो कंसल्टेशन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द बिल्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर, जो सुप्रीम कोर्ट की, हाँ, वो कब बनी है? 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना था, लेकिन बिल्डिंग कब बनी है? 58 में। 1958। हाँ, 1950। ये बाद में वहां पे शिफ्ट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो प्रोटेक्शन करता है इसको। द राइट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टू ईच अदर्स कंपनी इज कॉल्ड, हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते हैं तो उस राइट को क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनियल राइट, कंजुगल राइट, पर्सनल राइट, नन ऑफ दीज, उसको बोलते हैं कंजुगल राइट। हु कैन फाइल ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL कौन करेगा? एग्रीवेट पार्टी, प्लीडर ओनली, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओनली, एनी सिटीजन। एनी सिटीजन कैन सबमिट ए PIL, कोई भी जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ला सकता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी इज, ये जो प्रिवेंशन ऑफ कमेटी है इसका नाम क्या है? संतानम कमेटी। दो कमेटीज है यहाँ पे, सरकारिया कमेटी होती है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, लेकिन जो संतानम कमेटी है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी उसको बोलते हैं। 75 फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है सी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कौन सा कोर्ट सुनता है उन अपील्स को जिनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है रेफर करता है?
तो जिसका नाम ही है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो इसका मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि ये सेंट्रल का है। टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना होगा तो उस बेंच में, बेंच होता है मतलब जजेस, तो उसमें कितने मिनिमम कितने जजेस होते हैं उसमें? उसमें 5 जजेस होते हैं। वेरी गुड। 78 द ऑर्डर ऑफ ए लोअर कोर्ट पास्ड विदाउट जुरिडिक्शन कॉशस बाय रिट, अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया तो उसको कॉश किया जाता है किस रिट के जरिए से? जो उनका जुरिडिक्शन नहीं है, अगर वो उसमें घुस गए। सेरटोरी नहीं, प्रोहिबिशन होता है किसी को मना करना, रोकना। हाँ, इसका है सेरटोरी, यानी जब लोअर कोर्ट किसी केस में टांग अड़ाए जो उसका जुरिडिक्शन ना हो, तो फिर हायर कोर्ट उनको बोलता है कि भाई आप जो है आपका ऑर्डर हम कैंसिल कर देते हैं, यू हैव नो जुरिडिक्शन। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस लेकर टोटल कितने हैं? 34। 33 जजेस है, 1 है चीफ जस्टिस, तो हो गया 34। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज H.J. कानिया। देयर आर डैश स्टेट्स इन इंडिया? 28। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाज, पहला अटॉर्नी जनरल इंडिया का कौन था? नहीं, MC स्टॉलवर्ड, MC स्टॉलवर्ड ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन कौन सी कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बोथ माइनॉरिटीज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है और बाकी माइनॉरिटीज को नहीं माना गया है। अच्छा, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? हर एक स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल होता है, तो उसको अपॉइंट करता है गवर्नर। अच्छा, मूट इज अ, मूट क्या होता है? पुनिशेबल ऑफेंस, फैक्ट ऑफ केस, लोअर कोर्ट या मॉक कोर्ट फॉर प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, जहां पर लॉ के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं उसको मूट बोलते हैं, मूट कोर्ट। इफ द टर्म प्रोसिक्यूशन इज रिलेटेड टू एक्यूज्ड, अगर प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड को सपोर्ट करता है, देन द प्लेंटिफ इज रिलेटेड टू, तो प्लेंटिफ किसके साथ रिलेट है? डिफेंडेंट से। हाँ, सुअर, एप्लीकेंट, डेफिडेंट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है डेफिडेंट, डेफिडेंट प्लेंटिफ, प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड। अच्छा, कैपिटल पनिशमेंट मीन्स लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ सेंटेंस, सेंटेंस ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट इम्पोज्ड एज अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। डेथ सेंटेंस। हाँ, तो इसका सही आंसर है डेथ सेंटेंस नहीं है इसका आंसर। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है सेंटेंस ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट इम्पोज्ड एज अ पनिशमेंट फॉर क्राइम। इसमें दोनों आते हैं जो किसी पनिशमेंट के लिए कोई क्राइम होगा। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ पोजीशन, सुपीरियर पोजीशन अगेंस्ट वन इन एन इन्फीरियर पोजीशन, extracting an undue advantage by using one's superior position, improper use of power or trust in a way that deprives a person of his free will, making of an agreement between two unequal persons। हाँ जी, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जब इम्प्रॉपर यूज होता है पावर का या ट्रस्ट का, इन अ वे दैट डिप्राइव्स अ पर्सन ऑफ हिज फ्री विल, कि इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। यानी जिस इसमें सुपीरियर इन्फीरियर दो लोग होते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट से कहेगा कि आपको ये काम करना है, तो उसकी वो अपनी मर्जी से वो काम नहीं करेगा, बल्कि वो उसके ट्रस्ट का फायदा उठाता है। इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। या पेशेंट और डॉक्टर। अच्छा, 89 स्टेट कैन एक्सरसाइज इट इज राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी अंडर पावर ऑफ, स्टेट जो है वो कौन सा पावर यूज करती है जिसके जरिए से वो एक सिटीजन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है? उसको एब्सोल्यूट स्टेट, एमिनेंट डोमेन, सॉवरियन राइट या कुछ क्या बोलते हैं?
ये मैंने अभी ग्रुप पे भी शेयर किया है। एमिनेंट डोमेन, उसका मतलब होता है इट्स अ लीगल पावर ऑफ गवर्नमेंट टू टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और पार्क विदाउट द ऑनर्स कंसेंट प्रोवाइडेड दे पे जस्ट कंपनसेशन। यानी स्टेट को ये पावर होता है कि वो किसी भी सिटीजन की प्रॉपर्टी ले सकती है, उसके बदले में उसको कंपनसेशन देगी, लेकिन पर्पस होना चाहिए पब्लिक यूज। यानी वहां पे कोई बिल्डिंग, कोई स्कूल, कोई पार्क, कोई सड़क वगैरह बनानी चाहिए, तो स्टेट कैन टेक योर प्रॉपर्टी, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप कहोगे कि हम नहीं देंगे। इसलिए इस पावर को बोलते हैं एमिनेंट डोमेन। यानी स्टेट जो है कभी भी आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है फॉर पब्लिक यूज। अच्छा, स्टैचू क्या होता है? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल प्रेजेंटेड बिफोर राज्यसभा, बिल प्रेजेंटेड बिफोर लोकसभा या आइडियल मेड बाय एमिनेंट आर्टिस्ट। सर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, ये होता है एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो दूसरा स्टैचू होता है जब हम कोई आर्टिस्ट बनाता है किसी का पिक्चर वगैरह, लेकिन लॉ में स्टैचू होता है एन एक्ट। ए प्रेसिडेंट क्या होता है? जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल प्रोसीडिंग, प्रीवियस जजमेंट, नन ऑफ दीज। प्रीवियस जजमेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है प्रीवियस जजमेंट, यानी कहते हैं लॉ में कि प्रेसिडेंट बन चुका है, ये पुरानी जजमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स गिव्स द मीनिंग एज इफ इट वायर? स्टे वाइड कॉजी रिव्यू। एज यानी किसका मतलब होता है एज इफ इट वायर, जैसे वो है, जैसे वो था, यानी पोजीशन को चेंज नहीं करना, वो होता है स्टे उसको बोलते हैं। द पावर ऑफ अटॉर्नी इज, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर कनेक्शन, ए फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट बाय विच वन एम्पावर्स अनदर टू रिप्रेजेंट हिम, एन इंस्ट्रूमेंट टू परचेज ए डीडी, ए फ्लैट, नन ऑफ दीज। बी, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है a formal instrument by which one empowers another to represent him, जहां पर एक बंदा दूसरे को अथॉरिटी देता है कि वो उसको रिप्रेजेंट करे। Which of the following writ compels to some body, person or body to perform some public duty? हाँ, यहाँ यही कहां पर कंपेल किया जाता है कि आपको अपनी ड्यूटी जो है परफॉर्म करनी चाहिए, उसको बोलते हैं मैंडोमस। कमांड, यस सर। हाँ, कमांड देना to do this. Which are the following is an intellectual property? इसमें से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? पेटेंट, राइट टू लिव इन गवर्नमेंट फ्लैट, राइट टू अटेंड पेशेंट, नन ऑफ दीज। तो पेटेंट। हाँ, पेटेंट क्या होता है, कोई बताएगा? सर ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट देती है इन्वेंटर को फॉर हिज क्रिएशन। हाँ, यानी अगर कोई बंदा कोई इन्वेंशन करता है, कोई चीज बनाता है, तो फिर गवर्नमेंट उसको एक सर्टिफिकेट देती है, एक डॉक्यूमेंट देती है, एक लीगल राइट देती है, जिसको हम बोलते हैं पेटेंट, कि आपके बगैर कोई ऐसी इसको नहीं बेच सकता, इसका जो है इसका यूज नहीं कर सकता, या इससे कोई फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉफिट, इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कार का कोई डिजाइन बनाते हैं, या आप किसी कोई इन्वेंशन बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है पेटेंट। जिस तरह एक किताब आप लिखते हैं, उसके राइट्स आपको मिल जाते हैं, कॉपीराइट, इसी तरह पेटेंट होता है इन्वेंशन के लिए। तो पेटेंट माना जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूएनओ का एक ऑर्गन, वो न्यूयॉर्क में है, न्यू दिल्ली में है, या जेनीवा में है? वो है हैगू में। हैगू यानी हैगू जो है वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो और ये नाइदरलैंड्स में है, ये याद रखना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ? फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ जो है, लॉ की फिलॉसफी किस कहां पर होती है? जूरिस्प्रूडेंस में, टॉर्ट्स में, लीगल हिस्ट्री में, या मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में? जूरिस्प्रूडेंस। हाँ, जूरिस्प्रूडेंस को हम कहते हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ। तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट जो लॉ का, यानी लॉ का पर्पस क्या है, लॉ क्यों बनाया गया है, लॉ कैसे, लॉ की थ्योरीज क्या है, वो आपको जूरिस्प्रूडेंस में मिलने को पड़ता है। द टर्म हस्बेंड्री मीन्स प्रोटेक्शन, मैरिज, एंड बोथ, नन ऑफ दीज। हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है?
सर साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप्स वगैरह, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। हाँ, यानी इसमें आता है असल में प्रोटेक्शन। हस्बेंड्री मीन्स प्रोटेक्शन, कि जब हम प्रोटेक्शन देते हैं, उन किसी चीज को बचाते हैं, जिसमें हमारा जो एग्रीकल्चर आता है, उस चीज को प्रोटेक्शन देना। द टर्म एक्सट्रेडिशन इज रिलेटेड टू, एक्सट्रेडिशन क्या होता है, पहले ये जानना है कि एक्सट्रेडिशन क्या होता है। ये भी मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। एक्सट्रेडिशन इज द फॉर्मल प्रोसेस बाय विच वन सॉवरियन स्टेट सरेंडर्स एन इंडिविजुअल टू अनदर स्टेट फॉर प्रोसिक्यूशन और पुनिशमेंट फॉर क्राइम्स कमिटेड विद इन द रिक्वेस्टिंग स्टेट्स। जब हम क्रिमिनल्स को एक्सचेंज करते हैं, एक स्टेट दूसरी स्टेट को क्रिमिनल वापस देती है जिसने कोई क्राइम किया होता है। जिस तरह विजय माल्या भाग गया है, वो इंग्लैंड में कहीं छुपा हुआ है, अब इंडिया और उनके बीच में अगर ट्रीटी साइन होती है एक्सट्रेडिशन, तो फिर उसको हमारे हवाले किया जाएगा और इंडिया के अंदर उसको सजा मिलेगी। तो एक्सट्रेडिशन क्या होता है, इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, नन ऑफ दीज। ये कौन सा किस लॉ के साथ रिलेटेड? हाँ, यानी ये इंटरनेशनल लॉ में आता है। ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर ट्रीटी होती है कि आपको क्रिमिनल्स वापस करने चाहिए। एक्सट्रेडिशन मीन्स एक्सटॉर्शन, एक्सपुरेशन, a treaty between two or more countries criminals on reciprocal basis to each other। तो एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है a treaty between more two countries on reciprocal basis to each, यानी एक दूसरे एक्सचेंज करना क्रिमिनल्स को, या इनको वापस कर देना। ओके, द पर्सन हु टेक्स एन अपील टू एन अपीलाइट इज, जो पर्सन अपील लेता है ना, अपीली की तरफ से पेश होता है, उसको एप्लीकेंट बोलते हैं, अपीली बोलते हैं, रेस्पोंडेंट बोलते हैं, या क्या अपीलेंट बोलते हैं? अपीलेंट। उसको अपीलेंट बोलते हैं। अच्छा, बार मीन्स एडवोकेट्स, जजेस, लिटिगेंट्स, द होल बॉडी ऑफ मेंबर्स ऑफ लीगल प्रोफेशन। The whole body of legal profession। हाँ, इसका सही आंसर है डी, द होल बॉडी ऑफ मेंबर्स ऑफ लीगल प्रोफेशन। जो इन लीगल प्रोफेशन के मेंबर्स की जो बॉडी होती है उसको बार बोल, यानी बार एसोसिएशन। अच्छा, लेकिन उसमें तो जजेस भी आएंगे ना, लेकिन जजेस के ग्रुप को हम बेंच बोलते हैं। नहीं, ये लीगल प्रोफेशन है। देखो, लीगल प्रोफेशन और जजेस में डिफरेंस होता है। ओके सर। If a person breaks into and enters the building of another with intent to commit a crime, अगर एक बंदा दूसरे के दरवाजे खिड़की को तोड़ के उसके घर में घुस जाता है क्राइम के इंटेंशन से, इट विल बी कॉल्ड, इसको फेलोनी बोलेंगे, बर्गली बोलेंगे, ट्रेसपास बोलेंगे, नन ऑफ द अबव। हाँ, इसको बर्गली बोलते हैं। ट्रेसपास होता है सिर्फ एंटर होना। इन इंडिया सिटीजनशिप फॉलोज अंडर, इंडिया में सिटीजनशिप कहां पे किस में होती है? यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, या कॉन्करेंट? हाँ, सिटीजनशिप जो है ये यूनियन लिस्ट का आइटम है। जुडिशरी इन इंडिया फंक्शंस अंडर, जो जुडिशरी इंडिया के अंदर है वो किसके अंडर फंक्शन करती है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है। ओके, इन अ फेमस गोलकनाथ केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, जो फेमस गोलकनाथ केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रिगेटेड और अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रिगेटेड और अमेंडेड, ये बोला था गोलकनाथ केस में। इसी तरह इन विच केस सुप्रीम कोर्ट प्रोपोनेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, किस केस में बोला था कि हाँ, तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस है, ये आपको याद रखना चाहिए। केशवानंदा भारती केस जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, गोलकनाथ केस जो है ये फंडामेंटल राइट्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ओके। सुप्रीम कोर्ट क्या है? प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम, एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ, ऑल ऑफ द थ्री अबव। हाँ, ये तारा काम करता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी करता है, मेंटेनेंस फेडरल इक्विलिब्रियम, फेडरलिज्म को मेंटेन करता है, एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ। अच्छा, 109, जुडिशियल मर्डर इज ए मर्डर बाय जज किसी को मार देता है, एन अनजस्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, ए बायस्ड जजमेंट, मर्डर विद इन ए कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट के अंदर किसी को मार देना।
एन अनजस्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी बंदे को डेथ सेंटेंस दिया गया लेकिन उसमें ना इंसाफी हुई है, यानी इनोसेंट को, किसी इनोसेंट को डेथ सेंटेंस दिया गया, तो उसको जुडिशियल मर्डर बोलते हैं। ओके, आज यहीं तक कंक्लूड करते हैं, ठीक है।